ताउन सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, इतना ताउन पहले कभी मैंने अपने इस सियासी कैरियर में उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। तमाम अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपाहसालार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहां दो कालिब की तरह। तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सबसे पहले मैं मेहमानों को तारुफ कराऊंगा, फिर मुझे 2 मिनट चाहिए आपके। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। शौकत पाचा साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और मज़हर अब्बास साहब हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात की। सबसे पहले उस तरफ आएंगे। इमरान खान साहब ने 3-4 चीज़ें बयान की। एक तो उन्होंने कहा कि हुकूमत का वक्त ख़त्म हो रहा है, इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही इस हुकूमत के पास 2 माह से ज़्यादा का वक्त नहीं, 2 माह में इस हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता हूँ, मुझे जेल में जितनी देर रखना है रख ले, मैं डील करने को तैयार नहीं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो, मेरा कोई पैसा बाहर पड़ा है ना कोई जायदाद, मैंने सारे केसेस लड़े हैं, मजीद भी लड़ूंगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात में पीटीआई के लोग नहीं थे, आग लगाने वाले हमारे लोग नहीं, कोई और लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं। ये थोड़ा सा ऐड किया उन्होंने। और इसके साथ आज उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने बात की। आर्मी चीफ का ये कहना था कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। जिस किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम में हम इसके आगे खड़े होंगे और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसम मनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम है और हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बेहतर कल की उम्मीद के साथ कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज उन्होंने बयान की। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये कहना था कि बड़ा शानदार किस्म का ये एक 1 पेज है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, साथ आर्मी चीफ भी हैं, साथ उसमें आसफ अली जरदारी साहब भी हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी हैं। क्या ये 1 पेज भी ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला है? तो शौकत पाचा साहब आपकी तरफ होंगे। सर ये फरमाइएगा, ये इमरान खान साहब का जो एक तारीख दे दी उन्होंने 2 महीने, तो ये 2 महीने क्यों 2.5 महीने कह सकते थे, 3 महीने कह सकते थे, 4.5 महीने कह सकते? एक्चुअली शुक्रिया, मेरे नज़दीक ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं कि सितंबर अक्टूबर में कोशिश की जाएगी और असद कैसर तो यहाँ तक कह गए कि दिसंबर में हमारी हुकूमत भी आएगी। प्रोबेबली ये बैंक कर रहे हैं। वो 90s में एक नारा था कि जालिमों काजी आ रहा है। अच्छा, अब एक काजी जा रहा है, काजी जा रहा है। तो ये सब जो है ना उम्मीदें वो लगा के बैठे हैं। हालांकि उस वक्त तो काजी साहब नहीं आए थे। अब मुझे नहीं पता ये काजी साहब जो है ना ये चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि जो कल बिल पास हुआ उसके सिर्फ ये नहीं है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को रोक जाएंगी, उसकी कुछ और इम्प्लीकेशन भी हो सकती हैं 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से। मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये हमें बताया गया था। आपको याद होगा बैरिस्टर गौर खान साहब ने भी कहा था, कोई था फरवरी मार्च के, अभी इसी महीने खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं। खान साहब खुद भी अपने लोगों को कहते थे ना, वो फरवरी अब कहना बंद कर दिया इन्होंने। इमरान खान साहब के बाहर आने की डेट नहीं दी जा रही नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं कि हुकूमत जा रही है तो फिर इसका मतलब तो यही होता है ना कि एक हुकूमत, मसलन हसीना वाजिद गई तो खालिदा जिया आ गई। अगर हसीना वाजिद आज बैठी होती तो मैं कम अज़ कम मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं सोच सकता कि बेगम खालिदा जिया बाहर आ जाती, या फॉर दैट मैटर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है वो पेरिस से वतन वापस आ जाते। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हमारा पॉलिटिकल कल्चर भी तकरीबन एक जैसा है, इसलिए एक अगर नहीं है तो दूसरा प्लस है और अगर दूसरा माइनस है तो पहले वाला प्लस है। ज्यादा उम्मीदें आपका ख्याल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम इसलिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जब बनेंगे तो जो उनकी थिंकिंग है, बात होती है बहुत सारे पीटीआई के दोस्तों से ऑफ द रिकॉर्ड, उनकी थिंकिंग है कि जैसे ही काजी साहब जाएंगे
फिर ट्रिब्यूनल बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं। वो ट्रिब्यूनल फॉर्म 47 को रिवर्स करके फॉर्म 45 अगर हैं तो वो लेके आ जाएंगे, तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। वैसे तो 180 का वो फिगर देते हैं, जो वैसे ट्रिब्यूनल में आए थे वो 37 के करीब से, लेकिन ये उनकी कैलकुलेशन है। तो जो 2 महीने का टाइम है, खान साहब के कान में किसी ने ये बात की होगी तो उन्होंने कर दिया। बुनियादी तौर पर अपने लोगों का मुरैल आप रखना होता है, और उस मुरैल को आप रखने के लिए ये वक्तन फवक्तन ऐसी बातें की जाती है। राणा साहब, ये बेसिकली वाकई 2 महीने जो हैं यहाँ कोई सब्सटेंशियल चेंजेस आ रही हैं, या फिर ये वैसे ही है कि 1 महीना 1 हफ्ता 10 दिन एक ईद और उसके बाद अगली ईद? आपने और प्राचा साहब ने तारीखों पे तो बड़ी बात कर दी। आज मुझे इमरान खान शेख रशीद लगे। अच्छा। मतलब शेख साहब के मर्तबे पे फायद हो गए। ये तारीखें देना उनका काम था, और जब वो तारीख आती थी तो 2 महीने फिर बढ़ा देते थे। बड़े अहम है, कुर्बानी के बजाय अगली पे चले जाते थे। तो आज खान साहब ने वो काम, जाहिर है काजी फैजी साहब की 25 अक्टूबर की रिटायरमेंट की डेट दे के, जो प्राचा साहब अभी ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे ना, मैं आपको खबर देता हूँ। ये सारों की लाहौर और इस्लामाबाद के बड़े बड़े जफादरी रिपोर्टरों ने खबरें दी हुई हैं ना, सबकी आंखें खुल जाएंगी जिस दिन केस लगेगा। और वो काजी साहब की ही कोर्ट में पेंडिंग केस है। इलेक्शन कमीशन भी रिपोर्ट जमा करा चुका है और लाहौर हाई कोर्ट भी जमा करा चुकी है। ये जो सारे ख्वाब हैं बहुत बुरी तरह चिकनाचूर होने वाले हैं आपके ट्रिब्यूनल्स के। जी के जी, ये इसलिए कि इंसाफ आपकी मर्जी का नहीं होता कि जो हमारी मर्जी का होगा वही मिलेगा। इंसाफ कानून के मुताबिक मिलेगा, और आपने उतने केस नहीं किए जितने आपने दावे किए हैं। और आपको वो पेपर प्रोड्यूस करने होंगे, दोनों तरफ से होंगे। ट्रिब्यूनल कानून के मुताबिक काम करेंगे तो ये दूर हो जाएगा। बाकी जो खान साहब के साथ गुफ्तगू की बातें हो रही हैं, वहाँ पे वो मिल लिया, हमारे भी बड़े बड़े साफ़ी खबरें देते हैं, तो फिर खान साहब बता दें, क्योंकि मुराद सईद ने एक ट्वीट किया था कि खान साहब को ऑफर हुई थी अटक जेल में कि वो 3 साल के लिए खामोश हो जाएं। तो खान साहब क्यों मिल रहे हैं लोगों से? अगर ये बात है कि जैसे वो कहते हैं कि मैं भी नहीं मिलना चाहता, अगर वो नहीं बात करना चाहते, वो माफ नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं करना चाहता। मैंने कहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बात है और वो बात है। इशू बड़ा क्लियर है, आपको समझना चाहिए कि जिस दिन उन्होंने ये बात कही थी कि जनाब मैंने GHQ पे पुरअमन मुजाहरे की बात की थी, साथ उन्होंने कहा था मुझे खदशा है कि ये मुझे मिलिट्री कोर्ट में ना ट्रायल कर दें। तो जो आज आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की है ना कि हम सामने खड़े हैं फसाद अर्ज पे करने वालों के खिलाफ। आप देखें ना, जो वीडियोस तमाम चैनल चला रहे हैं, आज से नहीं 9 मई से शुरू हुआ ये काम, कि कौन सा लीडर है PTI का जो उकसा नहीं रहा लोगों को, और वो कौन सा बंदा है जिसकी जमानत नहीं हुई। कोई वजीर आला है, कोई वजीर है, कोई MNA है। तो ये अदालतें किस चीज की जमानतें दे रही हैं? तो प्रोसिक्यूशन को तो आप जब झाड़ देंगे तो वो तो चुप कर जाते हैं ना। तो देखें चले आप। सही बात। अच्छा ये बताइए मतलब अब्बास साहब, ये 2 चीजें हैं। एक अब तक जो हमारी डिबेट हुई है उस पर, एक तो 2 महीने की जो तारीख है उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत की तब्दीली है उससे। मेरा ख्याल इमरान खान साहब का ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। और दूसरा, ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, माफ़ी की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल एक खौफ है कि शायद ये सारा मामला मिलिट्री कोर्ट्स में ना चला जाए। शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, हमारे सियासतदानों का यही अलमिया रहता है और ये आज की बात नहीं है, शुरू से, कि फलां को आर्मी चीफ ले आओ तो ये शायद मुझे सूट करेगा। तो बाद औक़ात हम कभी 7 जनरलों के ऊपर किसी को आर्मी चीफ ले आते हैं, कभी 3 जनरल्स के ऊपर किसी को आर्मी चीफ ले आते हैं, ये समझते हुए, ये जानते हुए कि शायद ये हमारे लिए बड़ा सूटेबल होगा। और तारीख में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें सबको पता है कि अल्टीमेटली फिर क्या होता है, फिर वही रिग्रेट करते हैं। यही, चाहे आप 18वीं तरमीम के बाद ले लें, इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन कौन बनाता है? लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर बनाते हैं, फिर इन्हीं के खिलाफ ये जद्दोजहद कर रहे होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल जो फोरसाइटेडनेस है हमारे सियासतदानों की, इस पर सवालिया निशान है कि या तो आपके विजन में ये है ही नहीं इस चीज़ को कि जी अब ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, किसने लेकर आया है, या इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे, या उससे पहले जो थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम से ऑनवर्ड ले लें, कौन लेकर आया था? मुश्तरका तौर पे लाए गए थे और फिर उन्हीं के खिलाफ हम हो जाते हैं। सही बात। तो ये एक बड़ा इशू है हमारा। इसी तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ले लें, एक जाता है तो दूसरे को अंदर कर देता है, दूसरा जाता है तो तीसरे को अंदर कर देता है। बिल्कुल इसी तरह अब ये जो इमरान खान साहब, और ये बात बिल्कुल ठीक है, वो ये समझ रहे हैं कि काजी फाइज ईसा गए तो
सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या हो जाएगी, विदाउट रियलाइजिंग कि उन्हें थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि मंसूर अली शाह को भी थोड़ा सा स्टडी कर लें कि मंसूर अली शाह साहब का पूरा बैकग्राउंड कितना प्रोफेशनल रहा है। और इवन काजी फायद ईसा के बहुत से फैसलों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को रिफॉर्म करने के सिलसिले में काजी फायद ईसा साहब ने बहुत काम किया है। हम देखें कौन इलेक्शन करवाए जी, कोई मुल्क में अदारा नहीं था जो इलेक्शन करवाना चाहता, इवन इलेक्शन कमिश्नर भी। और अगर काजी फायद ईसा साहब स्टैंड ना लेते तो 8 फरवरी को इलेक्शन ही हो सकते थे। नहीं, वो उसको छोड़ दें आप। उन्होंने बंदियाल साहब की तरह अपनी 3 रुकनी एक कैबिनेट थोड़ी बना ली थी, बेंच थोड़ी कि बस हर उसमें वो थे। तो बहुत सी चीज़ें, हाँ मैं उनके से इलेक्शन सिंबल के जो फैसला है मैं समझता हूँ कि उसमें वो हाश थे। मेरा ख्याल है उससे किसी एक बड़ी जमात को इस तरीके से आपको आउट करना, उनको कंडीशनल कर देते आप कि जी आप फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं, और जब तक अलाउ कर देते। हमारे यहाँ बहुत सी इस तरह होता है कि कंडीशनल जो है वो इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन खैर वो एक फैसला है, उसके आगे चल के क्या वो होंगे अपील वगैरह में, वो एक अलग चीज़ है, इसको छोड़ दें। लेकिन ये जो है ना कि सितंबर में ये हुकूमत जा रही है, अक्टूबर में, ये अभी पराचा जो कह रहे थे, क्योंकि क्रिकेट में भी वो अपने लोगों को उन्हें पता था 92 के वर्ल्ड कप के बारे में, वो खुद भी जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसलिए अपनी टीम को नहीं बताया, सिर्फ मैनेजर को बताया था इंतखाब आलम को कि उन्हें इंजरी हो गई है, क्योंकि वकार यूनिस और सईद अनवर ऑलरेडी वर्ल्ड कप से आउट हो चुके थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि टीम एकदम डिमोरलाइज हो जाए। तो अगर वो इस वक्त जो है ये शो करेंगे, और वो खुद भी ये कहते रहे कि अगर उस वक्त तक आप शिकस्त नहीं खाता आदमी, जब तक वो कह नहीं दे कि मैं शिकस्त खा गया हूँ, ये मैं वो, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। वो अपने वर्कर्स को चार्ज भी रखते हैं, मुख्तलिफ वो चीज़ें करते भी रहते हैं, कभी ये फिलर छोड़ दिया, कभी वो फिलर छोड़ दिया। उन्हें खुद पता है कि उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं, उन्हें ये भी पता है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने पिछले 1-1.5 हफ्ते में, 2 हफ्तों में उन्होंने बहुत से मुज़ाकरात के जो है वो पत्ते फेंके, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। तो ये एक इशू है उसमें। लेकिन दूसरी बात चौधरी साहब बिल्कुल आखिर में, लेकिन आज वैसे मल साहब एक रिस्पांस है, जो आर्मी चीफ की तकरीर थी, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कहा है कि जो फसाद फैला रहे हैं, जो इंतशार फैला रहे हैं, उनके लिए कोई रायत नहीं है, और अल्लाह ताला की कसम हम उनके सामने खड़े हैं और हम उनका मुकाबला करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये भी एक रिस्पांस है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी मल साहब, ये सवाल आपके पास है कि क्या रिस्पांस आ गया? ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये मसा ही बनवाइएगा कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से बार बार रिस्पांस आ रहा है। पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर जब इमरान खान साहब ने ऑफर की तो उन्होंने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें पुराना मौक़िफ़ दोहरा दिया, और आज आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू, ऐसा महसूस होता है कि फौज अपना रिस्पांस कर रही है और ये बता रही है कि आपने अगर फसाद फैलाया या आपने इंतशार फैलाया तो आपके लिए माफी कोई नहीं है। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ का इशारा TLP की तरफ था, TTP की तरफ था, या PTI की तरफ था, क्योंकि आप तीनों सिनेरियोस को अपने सामने रख लें उसमें, और उनके बयान को भी मुझे, क्योंकि वो उस बयान में कोई स्पेसिफिक नहीं था कि वो किसकी तरफ कर रहे हैं, लेकिन DGISPR का अलबत्ता बहुत कैटेगोरिकल था, और वो जाहिर है वो पिछली जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको उन्होंने ये कि उसके बदले हमारी 9 मई के बारे में जो है पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि 9 मई को हम 16 महीने से रगड़ रहे हैं 9 मई को, और हमने पूरी पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है हमारी 9 मई के उसमें। लेकिन 9 मई के मुझे तो ये है कि आज आप ट्रायल शुरू कर दें, कल ट्रायल शुरू कर दें, कैसे ट्रायल करते हैं नहीं करते हैं, जितना आप ड्रैग करेंगे 9 मई को, 9 मई अपनी वर्थ लूज करता चला जाएगा। जितना आप इस चीज को पॉलिटिसाइज करेंगे, इसके फैसलों को लोग तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए जितना बेहतर है कि जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रायल करें, जो शवाहिद हैं ठीक उसकी बुनियाद पर सजा। लेकिन मेरा ख्याल है मतलब कि अब ना वक्त आ गया है इसका, अब ट्रायल कुछ ना कुछ होने वाला है, और शायद इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया। राना साहब फरमाइए, वाकई टाइम आ गया अब, और जो बार बार मौक़िफ़ अब
आर्मी चीफ की तरफ से भी आ रहा है, फौज पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट भी बोलना शुरू हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाए और ये सारे ट्रायल करके फारिग करके फैसले हो जाए? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि एक कदगन लगाई हुई है, लेकिन ये कदगन नहीं है कि किसी भी मुलजिम को एंटी टेररिस्ट कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने डिसीजंस पे पेंडिंग किया है, और जो ईद से पहले लोग रिहा हो गए थे उस पे कहा था उन्होंने कि, और एक तरह से वो मान भी लिया था कि अगर आप जिनको ठीक समझते हैं तो आप रिहा कर दें, तो वो लोग रिहा भी हो गए। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी डिमांड तो पीटीआई को होनी चाहिए कि आप फैसला करें। अब वहां डर है, खौफ है, क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों लेके बैठी है, जो रोजाना अपनी बाकी पिटिशनों की बात करते हैं, तो जो इनके अपने प्रिजनर्स हैं, इस वक्त कैदी हैं, मुलजिम हैं, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते कि जनाब ये हर रोज पीटीआई के वकला हर जगह पे जाके कहते हैं कि जी हमारे केस नहीं लग रहे, लेकिन वो ये फौजी अदालत के फैसले की तरफ क्यों नहीं जाते ताकि एक बेंच बैठे और क्लियर कर दे। बहरहाल खदशा चूंकि खुद इमरान खान ने जाहिर किया है और उनको ज्यादा पता होगा कि वो क्या फील वहां जेल में कर रहे हैं कि उन्हें ये पहली दफा उन्होंने अपने लिए यूज किया। और उसके साथ जो मैं पहले भी कह रहा था, बहरहाल मामला ये है कि जितनी वीडियोस खास तौर पे खान साहब के कहने के बाद नेशनल मीडिया पे इस वक्त वो दोबारा नशर हो रही, तो अगर हमारी अदालतों ने, वो वैसे तो सोशल मीडिया नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, लेकिन तबसरा अपने फैसलों में या गुफ्तगू में वो करते हैं कि ये कल कर रहे थे बात, फलां ने ये बात कही, तो ये सारे लोग जो अब जमानतों पे हैं ये किस तरह से हैं? मतलब हम सब लोग बैठ के बात कर देते हैं जी प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, फलाने ने किया, भाई या तो सारी चीजें आ जाए ना। अब जो सरगोदा में एटीसी के जज साहब ने, ठीक है उन्होंने कहा कि मेरे काम में मुदाखलत हुई है, लेकिन वो लोग वो थे जो पीएफ बेस पे हमला कर चुके थे, ठीक है, जो दीवारें गिरा रहे थे। आप मुझे बताएं कि उनकी क्या जमानत की तुक है? ठीक है, जज हैं, उनका फैसला है, हो गया जमानत। लेकिन जब जो बड़ा लीडर ये कह रहा है कि जीएचक्यू जाना है, रैंसैक करना है और तुमने हमारी रेड लाइन क्रॉस किया, हम कैंट में घुस गए हैं, मतलब ये सारे लोग जमानतों पे आ गए, चाहे वो 15 महीने बाद आए हैं या फौरन आ गए, कुछ लोग माफिया बैठे हुए हैं। तो बहरहाल अब ये फौज का भी मजाक बन गया है कि जी हमारे पास शवाहिद मौजूद है नाकाबिले तरदीद, ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, हुकूमत भी कह रही है, तो फिर जाके अडयाला में माफी मांग लें इमरान खान से या फिर इनको ट्रायल को फाइनल करवाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये वैसे साहब ये ट्रायल फाइनल क्यों नहीं हो रहा है? आखिर रुकावट क्या है? कुछ लोग कहते हैं जानबूझ के मौका दिया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो जाए। बात यह है कि 9 मई के फौरन बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद पेशावर गए थे और वहां उन्होंने 4 इशारे दिए थे, प्लानर, अबैटर, फाइनेंसर और एग्जीक्यूशनर, और उन्होंने वहां पेशावर में कहा था कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, और आज भी उन्होंने वही बात, छोड़ा तो वैसे कोई नहीं, सारे अंदर ही हैं इस वक्त, आज भी वही बात की उन्होंने। प्लस DGISPR ने 7 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बाद में अभी मीडिया से बात की, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फौज का जो स्टैंस है वो तो अपनी अफर्मेशन में खड़ा हुआ है, बाकी काम है अदालतों के। यानी आपने सुना था एक जज साहब उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, बाद में वो इधर आ गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यहाँ पिंडी में बार एसोसिएशन का एक था और कह रहे थे कि जी वक्त आ गया एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई जाए। यानी जिन्होंने इन मुलजमों को इंसाफ के कटहरे में इंसाफ देना है या सजा देनी है, वो उस तरफ नहीं जा रहे। ये राणा साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक कदगन है, यानी स्टे पड़ा हुआ है ना, और ये भी कह दिया कि जो आप बेकसूर समझते हैं उनको जाने दें, बाकियों को आप ट्रायल करें। भाई ये एंड तो होना है। जो हलचल अभी हम देख रहे हैं खास तौर पर पीटीआई के हलकों में, और खुद खान साहब ने एक दिन पहले भी एक खत की बात की थी कि मैं चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में हमारा ट्रायल ना हो। वो 102-3 बंदे हैं, उनका ट्रायल तो अंसार अब्बासी साहब ने खबर भी दी थी कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया हुआ है, बस वो सजा अनाउंस कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। जिस दिन वो स्टे चला गया उस दिन के बाद जो मदर साहब बात कर रहे हैं, बात दुरुस्त है, इतना लंबा हो गया, और मैं कह रहा हूं कि फौज ने तो अपना काम कर दिया ना, अपने बंदों को उन्होंने सजा दी थी, उन्होंने ऐलान किया था, उसमें 3 सीनियर ऑफिसर थे, बाकी को जूनियर ऑफिसर थे, को 15 छोटे लोग थे। लेकिन जो काम ATC ने या दीगर कोर्ट्स ने करना था, या फॉर दैट मैटर जो पॉलिटिकल साइड है,
पॉलिटिकल साइड ने उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा, इसमें देखें जो ग्लोबल वाकयात होते हैं ना जी आलमी सतह पे, वो प्राइस बहुत अफेक्टिव होते हैं बाजुकात। अब बरतानिया के अंदर हुआ है ना जी, एक बंदे ने 3 बच्चियों को चाकू मार दिया और उसके बाद 6 लोगों को जख्मी कर दिया, उसके बाद वहां पे राइट शुरू हो गए। अब देखें अदालतें 24 घंटे खुल गई, 24 घंटे अदालतें काम करेगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 मुलजमों को सजा भी सिर्फ बरतानिया, तो मेरा ख्याल है उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा पाकिस्तान। ये सिर्फ बरतानिया नहीं है, इफेक्ट आना होता तो जो 6 जनवरी को व्हाइट हाउस इसमें कैपिटल हिल में पार्लियामेंट में कांग्रेस में अटैक हुआ था, उनको तो 20-20 साल सजा हुई है। यहाँ तो जो ब्रिटेन में हुई, किसी को 30 महीने हुई है, एक को 24 महीने हुई है, एक को 20 महीने। जो 20 साल हुई, जो उनकी पार्लियामेंट में घुस गए थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में जाकर रैंसैक किया, अमेरिका ने तो सबसे पहले वो एग्जाम्पल दी और उसको 6 महीने से ऊपर हो गए। हमारी अदालतें अगर सीख लेती, ये तो जस्टिस मुनीर वाले फैसलों से अभी नहीं निकल रही, ये कहां से सीखेंगी ये चीजें? यानी वहां पार्लियामान पे अटैक हुआ, यहाँ फौज की इंस्टॉलेशन पे। कोई सोच सकता है कि पेंटागन में जाकर इस तरह से अटैक हो जाए, कोई सोच सकता है कि टम्पा में जाके अटैक हो जाए, कोई सोच सकता है मिडिल ईस्ट में 1-2 अटैक वो थे, उन्होंने एग्जाम्पल बना के छोड़ा अपनी फोर्सेज के हवाले से। अभी भी सोशल मीडिया पे जो गड़बड़ कर रहे हैं सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, मगर पाकिस्तानी जेलों के अंदर फेंक दी उन्होंने। और 3 दिन पहले वहां पे सऊदी अरब में किसी आदमी ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, उसको पकड़ के उन्होंने उल्टा लटका दिया। तो पाकिस्तान के अंदर कानून बड़ा कमजोर है। मैं साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कई चीजें ऐसी हैं जो दुरुस्त हैं, वो दुरुस्त ऐसी हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इंतशार फैलाया जाता है, फेक न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर फैलती है और उसको बाकायदा बहुत ज्यादा वायरल किया जाता है। तो क्या इसके सामने बंद नहीं बांधना चाहिए और 9 मई के जो मुलजिम हैं क्या उनको सबको रिहा कर देना चाहिए या इन केसेस का फैसला होना चाहिए? छोटी सी ब्रेक और दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मसा ये फरमाइएगा सर, ये बरतानिया की मिसाल हमारे सामने है, फिर ये सोशल मीडिया जो है अब तो इंग्लैंड ने कहना शुरू कर दिया है कि एक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फेक न्यूज दी जा रही है तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उनके प्राइम मिनिस्टर का बयान आ गया है और उसके बाद सऊदी अरेबिया में, यूएई में, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हर जगह पे ये इशू है। तो अब फेक न्यूज को कैसे कंट्रोल करना है और जो 9 मई के मुजरिम है क्या उनको अब रिहा कर देना चाहिए या सजा हो जानी चाहिए? देखिए, अभी पराचा साहब ने भी, राणा साहब ने भी, आपने भी अमेरिका और बरतानिया की मिसालें दी। क्या अमेरिका बरतानिया में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें जरूरत नहीं है ना वहां पे? तो बस यही मसला है ना, जरूरत नहीं पड़ी ना वहां पे। नहीं, जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वहां ये इशू नहीं है। यहाँ उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली गई ना, कि जिसने आके कंडेम कर दिया, चाहे वो इन्वॉल्व हो, उसने वो बरी हो गया उस मामले से। देखिए, एक वाकया हुआ था ना, एक वाकये से मुराद 9 मई के जो वाकयात हैं वो एक बड़े उसमें आते हैं ना। तो अब आपने एक ट्रायल कर दिया, एक ट्रायल नहीं हुआ, यानी आपने फौज के अंदर जो लोग थे उनके खिलाफ सजाएं भी हो गई, नौकरी से भी बरतरफ कर दिया, सारी चीजें हो गई। अब अगर प्लानर्स, अबेटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स के माने क्या हुए कि कहीं ना कहीं अगर वो नेक्सस था खान साहब में या पीटीआई के लीडरान में और अंदर की तरफ, तो फिर ये अलग अलग ट्रायल कैसे हो सकता है? तो आप मुश्तरका ट्रायल करते ना फिर। अगर एक वाकया है, जाहिर है उसी वक्त कानून बनना चाहिए था और फौरन सजा होनी चाहिए थी सिविलियन हो या मिलिट्री के लोगों। या आप इसलिए कि देखिए, इतना बड़ा वाकया है 9 मई का, तो अब आपने एक तरफ तो एक फरीक को तो आपने फारिग कर दिया, जैसे भी जो कुछ भी किया। अब दूसरा फरीक इसको वो कर रहा है कि जी मुझे पता है कौन लोग वो थे। तो अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो कॉन्स्पिरेसी में ऐसा तो नहीं हो सकता चौधरी साहब कि कॉन्स्पिरेसी और मास्टरमाइंड एक है और दूसरे फरीक को पता ना हो। अगर वो लोग भी अंदर के इन्वॉल्व थे तो कहीं ना कहीं नेक्सस है ना। तो आपने ट्रायल इसलिए नहीं हो पा रहा, इसलिए डिफिकल्टी हो रही है कि वो नेक्सस टूट गया। जब आप मास्टरमाइंड पे ट्रायल करेंगे तो वो अगर फर्ज करेंगे बताते हैं कि ये फला लोग अफसर जो थे वो मुझे ये इत्तलात दे रहे थे, ये सब चीजें होती है। मैं तो एक वो कर रहा हूं क्योंकि बहरहाल उनके खिलाफ भी कार्रवाई 9 मई के ही तनाजुर में हुई है ना, तो उसको आपने अलग कर दिया। और जो सिविलियंस हैं, सिविलियन साइड है, उसमें एक कंफ्यूजन आ गया
कि जी कहीं कोर्ट ने रोक दिया, कहीं लोगों को 1-1 साल सजा होकर ख़त्म भी हो गया मामला, और अभी तक कोई चार्जशीट मास्टरमाइंड के खिलाफ आपके या किसी के पास हो तो मुझे बताइएगा कि एग्जैक्टली चार्जशीट कोई बनी है कि ये साजिश हुई थी, यहाँ कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी में शरीक थे, जिसकी बुनियाद पे एग्जीक्यूटर्स जो एग्जीक्यूट हुई चीजें, तो वो जो 4 चीजें हैं, एग्जीक्यूशन तो उसमें चौथा नंबर आता है, लेकिन पहले 3 की जो है डेफिनेशंस जो हैं और पहले 3 में कौन कौन आते हैं उसका बता दिया जाए। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मदद साहब, ताकि पूरी कौम के सामने आए और फैसला हो। 15 महीने अगर फैसला नहीं हो सका तो जाहिर है फेलियर है गवर्नमेंट का या सिस्टम का, जिसको जाहिर पूरी दुनिया हैरत से देख रही होगी। राना साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जो CCTV है वो दिखाई जाए और हमारा कोई कारकुन वहाँ जलाओ घेराव में मुलव्वस नहीं है, और अगर हुआ तो मैं कौम से माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन वो जो कायदीन हैं उनका जिक्र नहीं कर रहे, जिन्होंने लोगों से कहा था कि घरों से निकलो, अपने बच्चों को साथ लो, पहुँचो फला जगह पे पहुँचो, और आज हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, जहाँ वहाँ लोग जो खड़े होकर गालियाँ दे रहे थे पूरी रियासत को, उन लोगों का इमरान खान साहब जिक्र नहीं कर रहे। क्या वो लोग मुलव्वस नहीं है सारे मामले? आपने सवाल किया ना, तो मैं सोचा आपको कहूँगा कि अभी तो मैंने इसका जवाब दिया, फिर मैंने कहा नहीं, इसका जवाब इस तरह दें कि खान साहब कहेंगे मैंने वर्कर का कहा था, लीडरों का तो नहीं। लीडरों का तो ठीक है, लीडरों को तो हमारे यहाँ हमेशा से माफ़ किया जाता है, लीडरों से मुज़ाकरात होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं। मुझे ये बताएं कि क्या किसी और मुल्क में जजेस पनाह मांगते हैं कि हम सजा नहीं देना चाहते, आप फौजी अदालत लगा लें? इस मुल्क में ही हुई ना, सजाएं दी गई। काजी साहब ने तो उस वक्त भी इनकार किया था कि मत चलाएं आप ये। काजी फायजी साहब का उस वक्त अभी फैसला मौजूद है, जिन पे बहुत तनकीद होती है, वही सेवियर थे उस वक्त भी, और खान साहब समेत सारे वहाँ पे चलवाना चाह रहे थे कि नहीं अब हम दहशतगर्दों को करेंगे। हमारे जज साहिबान इतने मोम की गुड़िया के क्यों बनते हैं? पॉलिटिकल लोगों के सामने सारे तकरीरें करते हैं और बुला नहीं सकते किसी को भी। वो असलम बेग साहब का बयान ले लिया मेहरान बैंक में, मतलब मैं एक पुरानी बात से शुरू करके और आज पे आ जाता, फैसला आया हुआ है, आप बाकायदा फैसला होने के बावजूद 14 मई के इलेक्शन की डेट दी थी, हम कहते थे आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं हुए। आपने बड़ा कहा, काजी साहब ने जो कहा करवाया है। ये जो फुल कोर्ट का डिसीजन था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे, वो उन्होंने बैक डेट से नहीं लागू किया, जजेस ने नहीं किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने मनवाया कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया, हम चलाएंगे। अब फुल कोर्ट में काजी साहब लेके गए थे इसको, जिस पे आज पीटीआई शादियाने बजा रही है, तो उन्होंने तो बड़ी जमहूरियत की मिसाल कायम की कि जो ये मंसूर अली शाह और बाकी कहते थे कि 1 मैन रोस्टर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको सिस्टम में चलना चाहिए। आ गया ना सिस्टम, तो फिर उस सिस्टम को रुकवाने के लिए अब क्या है चीजें? फौज कह रही है, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि भाई फिर सारे जाके माफी मांग लो, अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं तो भाई फिर चीफ जस्टिस के पास चले जाएं ना, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, मुतलका हाई कोर्ट्स में जाएं कि जनाब ये शवाहिद हैं, आपके जज नहीं सुन रहे, मुझे वो भी तो पेपर दिखाओ ना कि आपने अपने प्रोसिक्यूटर्स के जरिए ये बताया हो कि फलां जज ने हमें ये प्राइवेट मैसेज दिया था। तो ये दोनों तरफ से बात होगी और फैसला हम बरतानिया, अमेरिका की, फ्रांस की, सबकी बातें करेंगे। जमहूरियत हमें अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ अदलिया ने कब 24 घंटे बैठ के फैसले किए हैं? हाँ किए हैं, जब कभी कोई सियासतदान आया है, जब कोई बड़ा आदमी आया है। ये जो 27 लाख लोगों के केस पड़े हुए हैं अदलिया के पास, ये क्यों पड़े हुए हैं? ये 58,000 सुप्रीम कोर्ट में क्यों पड़े हुए हैं? हर हाई कोर्ट के जज को रात को सोचने से पहले चीफ जस्टिस साहब को कि ये कि मैंने कितना इंसाफ के लिए काम किया, या पर्चियां बनानी है कि फलाना भी जज आ जाए, फलाना भी जज आ जाए। क्यों हमारी अदलिया इस तरह? सही बात, हर जज को एक 1000 केस देना, उन्हें कहे जी 1 साल के अंदर आपने निपटाने हैं, ये तो फिर निपट जाएंगे। आपको पता है वो नहीं होंगे तो बहुत जल्दी इंसाफ फराहम करते थे। थोड़ी सी बात कर लूं, आसिफ सईद खोसा साहब, वो जब नंबर 2 जज थे, कभी रिवायत ये थी कि नंबर 2 जज ही चीफ जस्टिस के तौर पे केस लगाता है और चीफ जस्टिस एंजॉय करता है। तो ये रिवायत साकिब निसार साहब ने बदल दी थी ना कि अपना काम खुद ही करना, किसी को नजदीक नहीं लगने देना। खोसा साहब 7-8 से केस ज्यादा अपने पास बतौर सीनियर तरीन जज नहीं लगने देते थे, और जब चीफ जस्टिस थे तो 4-5 से ज्यादा, और जब कभी आया तो फाइलें उठा के फेंक दी कि तुम्हें नहीं पता मैं काम कर रहा हूं। भाई जज साहिबान को इंसाफ देना है 24 घंटे। हम और आप सब जितने सरकारी में, चाहे वो जज हैं, वो जर्नैल हैं, वो आपके और मेरे टैक्स पे जा रहे होते हैं। तो इनको जो सिक्योरिटी और मराद दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि ये इंसाफ फराम करें। ये सवाल है मेरा तो कि भाई हमें जवाब दो। मर्जी के जज लाते हैं, आप चुन के लेके आते हैं 24 घंटे तो छोड़िए, यहाँ पे तो बल्कि मेरा ख्याल है अदलिया अभी 2 महीने की छुट्टी पे गए हैं। वो पहले फरंगी जज आते थे, वो जाते थे जादों में बैठ के, शिप्स पे जा रहे हैं जी, फिर आएंगे पाकिस्तान वासराय के ऑर्डर चाहिए। वैसे हर एक को वैसे हफ्ते में 2 छुट्टियां हैं ना,
और कितनी छुट्टियां चाहिए? मुझे ब्रेक लेने दें। प्राइस साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि यंगस्टर साहब भी जो हैं इस मुकालते का शिकार हो गए कि वन पेज है जिसके ऊपर सारे ही हैं, और उससे पहले इमरान खान साहब कहा करते थे वाकई ये वन पेज ये वाला मुस्तकिल होगा जो ब्रेक है वो दोबारा दे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्राइस साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज वैसे कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, लेकिन ये जो वन पेज अब बना है वो मैंने नहीं देखा कि जो सिपा सलार हैं वो भी यानी अफवाज पाकिस्तान भी एक जगह पे हैं, हम भी, और आसिफ अली जरदारी साहब भी, बिलावल भुट्टो साहब भी। मैं वैसे पूरी जर्नलिज्म के दौर में ये देख रहा हूँ कि हर प्राइम मिनिस्टर को यही गलतफहमी होती है, तो आपका क्या ख्याल है, ये गलतफहमी सही साबित होगी? वैसे नवाज शरीफ जब वजीर आज़म रहे 3 बार तो कभी उनको ये गलतफहमी नहीं थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब भी वजीर आज़म रही कभी उनको ये गलतफहमी नहीं थी। उन्होंने दावा, आपकी बात दुरुस्त है, उन्होंने भी दावा नहीं किया। आसिफ जरदारी साहब जब पिछली बार सदर पाकिस्तान थे, पार्टी की गवर्नमेंट थी मुकम्मल, यानी उनके पास अख्तियार था, उन्होंने भी कभी दावा नहीं किया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो हर आर्मी चीफ के बारे में ये कहते हैं। आपको याद है ना कि वो उनसे एक बात मंसूब भी हुई थी कि जी मुझे कहा जाता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड हूँ, आंखों का तारा हूँ, ब्लू आइड हूँ ना। वो हालांकि सवाल किसी ने पूछा, मैं उस जगह मौजूद नाश्ता था एग्जैक्टली, तो किसी ने सवाल पूछा तो इन्होंने कहा जी कि मेरे बारे में तो ये तासुर दिया जाता है। वो खुद नहीं क्लेम कर रहे थे, लेकिन जैसे भुट्टो साहब के बारे में वो खबर उस वक्त छाप दी गई थी, उधर तुम इधर हम, वो जो आज तक एक टांट पड़ रही है, ये मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में भी वो खबर ऐसे लगी, हालांकि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट उसका और था। इसलिए मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में और भी खुद इनके मुखालफिन भी फैलाते हैं कि कभी डिग्गी में चले जाते हैं, या चौधरी निसार के साथ, जब चौधरी निसार अली खान साहब इनके साथी थे, ये रात को जाते थे उधर, मुलाकातें भी करते थे। तो इसलिए मुझे मियाँ शहबाज शरीफ के से ये बात कोई मुझे नहीं अचंभे की बात लग रही, क्योंकि वो सोच भी ऐसी रखते हैं। एक बात मैं जरूर, वैसे ऐसा अच्छा प्राइम मिनिस्टर मेरा नहीं ख्याल का स्टेट को कभी मिलेगा नहीं। खैर शुरू में तो खान साहब भी जब वजीर आज़म थे वो तो खुद कहा करते थे कि मेरा कोई फोन टेप करता है तो बहुत अच्छा करता है, DGISI का काम है। हाँ, ये उनका काम है कि उन्हें पता चले कि आपका वजीर आज़म क्या। और वो भी कहा करते थे कि हम एक पेज पे हैं। रात को वो फिर एक्सटेंशन देने के लिए भी चले गए। दूसरे दिन जो है जब वो बातें ना हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो न्यूट्रल जो है क्या होते हैं। एक चीज़ मैं और बात करना चाहता हूँ 9 मई के कॉन्टेक्स्ट से। मेरा ख्याल है जितनी भी हम बात कर रहे हैं, हमारी बात करने से ना तो ये केस लूज हो रहा है और ना लिंगर हो रहा है। कानून बनाने की बात हुई, कानून तो इधर सिविलियन कानून तो बनाने की कोशिश की गई थी ना। मसलन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अमेंड किया गया, मिलिट्री एक्ट 1952 को अमेंड किया गया, और उसमें एक बाकायदा क्लॉज डाली गई थी, लेकिन उसको उड़ाया किसने? सुप्रीम कोर्ट। कौन सी कोर्ट थी? वो जस्टिस बंदयाल कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। तो कानून मौजूद था, अगर वो उड़ा ना दिया जाता तो कम से कम उसमें ट्रायल मुकम्मल हो चुका होता। अदालतों की तरफ मैं फिर कहूंगा एग्जैक्टली, मैं फिर कहूंगा कि 9 मई वाले जो अभी तक केसेस पड़े हैं उसमें ज्यादा रुकावट ये जो कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से है। वो बेसिकली जो स्टे। हाँ जी, मैं बस छोटी सी वो बात के इमरान खान साहब का तो पेज ही एक था, उसमें अदलिया भी शामिल थी, इसमें अदलिया शामिल नहीं है। सब कुछ ठीक था, रावी चैन ही चैन लिख रहा था, लेकिन खुद ब खुद DGISI लगाने का शौक हुआ और उसकी खबरें लीक की गई कि नहीं हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं और हम कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे जो आर्मी चीफ ने खबर चलवा दिया ISPR से। ठीक है, लेकिन बाद में वही चीजें जो जनरल बाजवा के लिए रितबुल लिसान थे, फिर वो कहते थे ये सब कुछ खुद करते थे और मुझे जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कोई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का एक फिक्रा आप ज़हन में रखिएगा, उन्होंने कहा था जितना मिसाली कोऑर्डिनेशन 1 पेज इमरान खान को मिला, अगर हमें इसकी आदि भी मिलती तो हम मुल्क बदल देते। अब हम मुल्क बदलते हुए देखना चाहते हैं, अब हमें कोई कहानी ना सुना। अच्छा मज़ा साहब, ये वैसे राणा साहब ने छक्का लगा दिया, उन्होंने कहा जी अब मुल्क बदल के दिखाएं, क्योंकि जब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त वो कहा करते थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बल्कि मियाँ साहब की हिस्ट्री है कि हर आर्मी चीफ से उन्हें यही तवक्को होती है। जी मज़ा साहब। नहीं, बस वो राणा साहब ने कह दिया, उसमें मजीद इजाफा क्या करूं। उन्होंने तो यही देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो सीधी सी बात यह है, ये सारा स्टेज तो मियाँ साहब के लिए सजाया गया था।
अब उसमें दूल्हा तब्दील हो गया तो अब क्या किया जाए? स्टेज तो अब इलेक्शन जो 2023 अक्टूबर में होने थे वो डिले भी मियाँ साहब की आमद की वजह से हुए। उसके बाद सारा इश्तिहारात भी मुस्लिम लीग नून ने मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए दिए। अब चीज़ें पासी बाजी पलट सी गई तो अब मियाँ साहब ज़ाहिर है पीछे हट गए, तो शहबाज शरीफ जो है वो अवेलेबल थे और पिछली गवर्नमेंट चली आ रही थी तो शहबाज शरीफ बन गए। अब शहबाज शरीफ साहब के पास सिवाय इस बयानात के और कोई चॉइस है नहीं, और इस तरह के बयानात के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। देखिए चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही। अच्छा वैसे मलिक साहब, एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके जो मरकज़ निगाह हैं वो भी आर्मी चीफ हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो मरकज़ निगाह हैं वो भी आर्मी चीफ हैं, तो दोनों का फोकस एक ही है। देखिए शतरंज में असल चीज़ बादशाह होती है, और सामने वाला जो है वो बादशाह को टारगेट कर रहा होता है, और जो दूसरी साइड है वो बादशाह को प्रोटेक्ट कर देगी। यहाँ मसला क्या है, यहाँ इख्तिदार में आने वाला भी बादशाह की तरफ देख रहा है और इख्तिदार बचाने वाला भी बादशाह की तरफ देख रहा है। तो असल जो बादशाहत है वो तो उसके हाथ में है। तो इसलिए दोनों की अपनी कोशिश यही है, कोशिशों में लगे हुए हैं वो किसी भी तरीके से। तो यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अलमिया है कि या हम 1947 की पॉलिटिक्स करते हैं या हम फॉर्म 47 की पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा ठीक है अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। ख्वासद आपने कोई फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।